गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू वीके यादव मैथ्स। चलिए, हम लोग का जो सीरीज चल रहा था प्रीवियस पेपर जो बिहार एसआई में जितने भी पेपर में आज तक मैथ्स आया है ना उसका, और इसमें हम लोग 24 क्वेश्चन कर चुके हैं, 24 क्वेश्चन कर चुके हैं। 25वां क्वेश्चन से हम लोग को आज स्टार्ट करना है। लास्ट डे आप लोग देखे होंगे है ना। जो लोग नहीं देखे हैं और जिनको पेपर देना है या फ्यूचर में भी उनको पेपर देना होगा तो वो जरूर इस वीडियो को देखेंगे है ना। 3 पार्ट में अब आने वाला, पहले तो 2 पार्ट में आने वाला था, अब 3 पार्ट में आने वाला है ना, क्योंकि कल ब्रेक पॉइंट यहाँ पे आ गया था ना। तो शुरू करते हैं है ना। 25वां क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 5,000 रुपया 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 80,000 रुपया हो जाता है, तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है ना। तो अगर बात किया जाए 80,000 रुपया अगर हो रहा है ना, ठीक है, कोई नहीं, तो घबराने की जरूरत सबसे पहले तो नहीं है। जो तरीका है वो समझिएगा। देखिए, पुराना तरीका होता था फॉर्मूला से है ना, और फॉर्मूला का जो बेसिक कंसेप्ट है उसके द्वारा हम लोग बात करेंगे है ना। देखिए क्या है कि प्रिंसिपल अगर देखें अगर आप तो 5,000 रुपया क्लियर है। अमाउंट जो है आपका मिश्रधन जो है ना, कितना है 80,000 रुपया, कितना है 80,000। ये कितने वर्षों में हुआ है आपका, तो आप बोलेंगे गुरुजी ये 4 वर्षों में हुआ है। कितने वर्षों में हुआ, ये 4 ईयर्स में हुआ है, ठीक है, 4 वर्षों में हुआ। तो यहाँ तक किसी को कष्ट नहीं होगा, उम्मीद करते हैं। तो देखिए, जब भी रेट परसेंटेज निकाला जाएगा पर एनम है ना, यानी कि पहले वर्ष की बात होगी, तो पहले वर्ष तो जाएंगे, लेकिन पहले तो हम लोग इसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। 3 कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे तो 16 × 5 = 80, यानी कि 1:16। 4 वर्षों में मूलधन और मिश्रधन के बीच में जो रेशियो था, अनुपात था, 1:16 था। अगर आपको पहले वर्ष में आना है, पहले वर्ष में आना है, तो हम लोग अंडर 4 कर सकते हैं या 4th रूट कर सकते हैं ना। nth जो रूट होता है इसको हम लोग 4th रूट कर सकते हैं। तो 1 का 4th रूट और ये 16 का 4th रूट। अगर आप देखेंगे तो 1 को कितना बार भी करो जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 16 कैसे आता है, 2 के पावर 4 होता है ना। तो आप बोलेंगे गुरुजी पहले वर्ष में अगर मूलधन 1 होगा तो मिश्रधन कितना होगा, 2 होगा। मतलब 1 वर्ष में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 1:2 होने वाला है, जिसमें इंटरेस्ट कितना लगेगा, 1 लगेगा, जो सिंपल इंटरेस्ट ही होता है एक तरीके से बोल सकते हैं। 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ी लगता, वार्षिक दर है, तो यानी 1 इंटरेस्ट लगा, और परसेंटेज रेट बराबर अगर आप निकालेंगे सर जी, तो 1 का इंटरेस्ट मिला है कितना पे, मूलधन पे, कितना पे, मूलधन पे। तो 1/1 × 100 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 100%। आई होप ये आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा है ना। मेरा बेसिक वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसमें इन चीज़ों को मैंने डिस्कस किया ज़्यादा डिटेल में है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बिना घबराते हुए, बिना शर्माते हुए, बिना लजाते हुए है ना। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, यदि 15 संख्याओं का औसत 7 है, प्रथम 8 संख्याओं का औसत 6.5 है तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत कितना, 8.5, तब मध्य की संख्या क्या है, बीच की संख्या क्या है। ये बिहार एसआई 2019 में आया था। कब आया था, 2019 में आया था। बाबू बात करें तो सिचुएशन ये है, इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ है ना। ये देखिए 8 संख्या इधर हो गया है ना, 3 2 5 6 7 8 है ना, और टोटल संख्या 15 ही है ना। टोटल संख्या कितना है, 15। तो शुरुआत का 8 और आखिरी का 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये क्या बोला गया, ध्यान से अगर आप देखें तो ये जो संख्या है 8वीं संख्या, और 8वीं संख्या तक शुरुआत से और 8वीं संख्या से फिर शुरू किया गया, मतलब दोनों ये 8वीं नंबर है, दोनों क्या है, 8th नंबर। यही मिड है आपका, यही आपका क्या है, मिड वाला नंबर है। 8 संख्या इधर, 8 संख्या इधर, टोटल 15 ही लेना है। यानी कि इसको कहने का मतलब ये है कि ऐसे तो 8 8 16 हो जाएगा, मतलब कि 8वीं संख्या रिपीट हुआ है। क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। और 15 संख्याओं का औसत कितना है, 7। तो अगर हम देखा जाए कि 15 संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो 15 × 7 कितना हो जाएगा बाबू, 105। यानी कुल संख्याओं का योगफल कितना है, 105। ये पहला लाइन का मतलब हुआ। दूसरा लाइन में बात करें तो प्रथम 8 संख्याओं का अगर औसत देखें तो कितना है, 8 × 6.5, 8 × कितना, 6.5, 6.5। बाबू अंतिम 8 संख्याओं की बात करें, अंतिम 8 संख्या मतलब क्या, इंक्लूडेड 8 है ना। तो आप बोलेंगे कि गुरुजी 8 × कितना हो गया, ये
8.5। देखिए अगर 8 × 6.5 करें, है ना, तो मल्टीप्लाई करना आसान है। 8 × 6 = 48, 0.8 × 5 कितना हो जाएगा 4, 48 × 4 = 52। अगर बात करें तो 8 × 8 = 64 और 4 कितना हो जाएगा 68। इन दोनों को अगर जोड़ दे बाबू, है ना, तो 16 संख्या निकलेगा। क्या निकलेगा? 16 संख्या का औसत। कितना संख्या का औसत निकले? 16 संख्या का योगफल निकलेगा। और 52 और 68 इन दोनों का योगफल ही होगा कि नहीं 16 संख्या का। हम बोलेंगे सर जी 16 संख्या का योगफल अगर निकालना है तो 52 + 68, 68 2 70 और 70 50 कितना 120। कितना हो जाएगा 120। बाबू अगर नीचे में से ऊपर वाला घटा दे तो आप देखेंगे कि ये 2 बार इंक्लूड हो रहा था, तो एक बार तो माइनस हो जाएगा क्योंकि 15 संख्या में तो 8वीं संख्या है ऑलरेडी। तो जो निकलेगा एक बार ये माइनस हो गया, कैंसिल हो गया, तो एक ये बचेगा कि नहीं, क्योंकि 16 संख्या में एक ही बार है ना 8वीं संख्या, इसमें तो एक ही बार है, सॉरी 16 संख्या में 2 बार है और 15 संख्या में 1 बार है। तो जब घटाएंगे तो 8वीं संख्या हमारा निकलेगा। कौन सा नंबर निकलेगा? 8वीं संख्या, जो मिड नंबर होगा। और 102 - 105 बराबर क्या 15। तो ये 15 आपका आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे इसको शॉर्टकट में मूल भाव क्या है वो मैं समझाता हूँ। इतना डिटेल लिख के मैं समझा दिया ना कि जो बंदा गांव में बैठा होगा, जिसको नहीं भी कुछ आता होगा, तो वो काम कर लेगा। फिलहाल में अगर इसको डायरेक्ट बनाना है तो ऐसे क्वेश्चनों में यही करेंगे डायरेक्टली। देखिएगा ध्यान से, गुरुजी 15 इंटू क्या कर देंगे, तो 15 इंटू 7 कर देंगे, है ना। और 15 इंटू 7 कर देंगे तो गुरुजी 105 आ जाएगा। उधर क्या करेंगे हम लोग, उधर करेंगे गुरुजी 8 इंटू 6.5 बराबर कितना था 52, है ना। और 8 इंटू कितना गुरुजी, कितना था 8.5, यह आया था गुरुजी 68। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे गुरुजी तो ये हो रहा 120। कितना हो रहा है 120। ये हुआ कितना 120। और ये संख्या कितना है आपका 105। जब माइनस करेंगे गुरुजी तो डायरेक्टली कितना आ जाएगा। तो शुरुआत में मैं डिटेल में समझा दिया। ऐसे क्वेश्चनों में बहुत लोग बना लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन उनको कन्फ्यूजन रहता है कि कैसे मिड नंबर निकल जाएगा भाई। तो ये था तरीका, है ना। अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ और आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन रहा। बहुत ही खूबसूरत और साधारण क्वेश्चन, बिहार एसआई 2019 में आया था बाबू, है ना। सारा क्वेश्चन करवाएंगे, है ना। बहुत लोग ये सोचे थे कि बीच में 2 4 5 दिन हम गायब थे, है ना। तो बहुत लोग सोचे थे सर लगता है कि गायब हो गए, तो गायब नहीं हुए थे, है ना। कुछ ना कुछ सिचुएशंस के कारण गायब थे, मतलब गायब ही थे फाइनली, है ना। तो इसके लिए एक बहुत फेमस डायलॉग है, क्या सोचा था नहीं आएंगे। तो अगर इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखें जो क्वेश्चन एग्जाम में आया था 0.623 का होल स्क्वायर, है ना, माइनस 0.623 इंटू 0.337 और 0.337 का होल स्क्वायर, है ना। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आता है और नीचे में क्या है क्यूब और क्यूब, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो आप अपने आप के ईगो पे ना लें। सबसे पहला चीज़, बहुत लोग सोचेगा कि सर हमको बहुत टाइम है, आधा घंटा, हम सबको गुना करेंगे सर और जोड़ेंगे घटाएंगे और फिर क्यूब करेंगे और उसके बाद आंसर निकालें। तो बालक, है ना, मजदूरी थोड़ी करना है जाकर थाना में, कुछ ना कुछ तो स्मार्ट वर्क करना ही आपको। तो इसको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में अगर देखें, अगर अलजेब्रा का मेरा वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैं इन चीज़ों को डिस्कस किया हूँ, है ना। अगर आप अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को देखें बाबू तो क्या है कि अगर इसको थोड़ा देर के लिए ए माने तो ए का क्यूब है ना। ये बाबू ए इंटू बी इसको मान लेते हैं और ये क्या है बी क्यूब है, और नीचे में वही सेम नंबर का क्यूब है तो ए क्यूब है, और ये क्या है बाबू बी क्यूब है। इसको हम लोग थोड़ा अलग जगह लिखते हैं कि अगर ए क्यूब माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो, क्लियर है। और नीचे में बाबू, है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू हो, तो ए क्यू प्लस बी क्यू को हम लिख सकते हैं ध्यान से ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये लिखा जा सकता है कि नहीं? आप बोलेंगे यस लिखा जा सकता है सर, ये 9वीं क्लास से पढ़े हैं। तो हम बोलेंगे 9वीं क्लास से जब पढ़े हैं आप तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये वाला क्या हो गया कैंसिल। फाइनली जो आंसर आएगा 1/a प्लस बी आएगा। क्या आएगा बाबू 1/a प्लस बी।
तो एक वैल्यू कितना है 0.623, 0.623 और 0.377, 0.377, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं बाबू, है ना, तो 1 डिवाइडेड बाई 7 3 10 हो गया बाबू, 7 3 10 का शून्य, है ना, हाथ में 1, 7 2 9 1 10, है ना, 7 2 9 1 कितना हो गया 10, और 6 3 9 1 कितना हो गया 10, तो 10 हो गया बाबू, तो एक शून्य आएगा, ये 1.000, यानी कि 1/1 आ गया। 1 पॉइंट के बाद 3 जीरो है, उसका कोई मतलब नहीं होता, है ना, पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता। हाँ, इसके बाद कोई डिजिट आ जाता तब मतलब होता, लेकिन इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, मतलब कोई मतलब नहीं है। 1/1 मतलब क्या हो गया आंसर। आई होप ये बातें आप समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर मैं मूव करता हूँ। चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए, और इसके पहले एक चीज़ और मैं बताता हूँ, किन्हीं विद्यार्थी को अगर ये PDF चाहिए होगा, है ना, तो यू कैन मैसेज मी एट एनी टाइम, है ना, आप कभी भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और मेरा नंबर और पता इस तरीके से है 8789509282, है ना, तो आप इस पे हमें मैसेज करके PDF आप ले सकते हैं, है ना। मेरी जितनी भी PDF होगी इसमें क्लास में ले रहा हूँ, सब मैं आपको दे दूँगा, है ना। ठीक, करा घड़ी की कीमत में 30% की वृद्धि करने के बाद 10% की छूट दी जाती है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ हुआ, है ना। सीधा सीधा देखो, ऐसे तुम बनाओगे तो डायरेक्टली फॉर्मूला से ही बन जाएगा। ऐसे भी बोल सकते हो गुरुजी 100 का समान था, 100 का क्या था समान था, है ना, और अंकित मूल्य था 100 का, नहीं 100 का क्रय मूल्य था, और इस सामान का मूल्य बढ़ा दिए कितना से 30% से, तो 30% से बढ़ाएंगे बाबू तो 130 हो जाएगा। क्लियर है ना, 30% बढ़ा का मतलब क्या 130, है ना, 30% का इंक्रीमेंट। और फिर कमी की है बाबू कितना का 10% का, मतलब दाम बढ़ा के लॉलीपॉप पकड़ा रहे हो जी, नहीं, तो 130 का 10% कितना होता है 13 कम हो गया तो बाबू कितना हो गया 117 में बेच रहे हैं फाइनली आप। यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में रिलेशन देखा जाए तो गुरुजी ये 17 ज़्यादा दिख रहा है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कितना ज़्यादा दिख रहा है 17 ज़्यादा दिख रहा है ना, तो 17 का लाभ 100 पे, तो ये कितना हो जाएगा 17%। बहुत लोग चाहते हैं कि गुरुजी ऐसे भी बना सकते हैं क्या, एक मैं छोटा वीडियो में बताया था ऑलरेडी, है ना, उसको भी बता ही देता हूँ। गुरुजी बढ़ा है +30, घटा है 10, है ना, दोनों सक्सेसिव में ही चल रहा है, तो -30 × 10 बटे क्या हो जाएगा 100, तो 2 शून्य से 2 शून्य, तो 30 में से 10 गया 20, 20 में से 3 गया, तो एक बार लाल कलम से भी टिक मार देते हैं। आई होप ये बातें समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं नंबर का या कुछ भी, है ना, तो आपकी मर्जी। चलिए, नहीं, ये हो गया। चलिए ये क्वेश्चन बोर्ड मास से रिलेटेड है, जोड़ घटाओ, और इसमें डिविजिबिलिटी भी यूज हो रहा है ना, तो ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आई थिंक आप देख सकते हैं आराम से। लिखा गया बाबू, यदि 4p3 में 9 8 4 जोड़ दिया जाए तो 13q7 प्राप्त होता है। ठीक है, यदि 13q7 11 से विभाजित हो, है ना, तो p + q का मान बताएं, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया बाबू। ऐसा है कि सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम चेक कर लेते हैं, है ना, कि q का मान क्या होगा, ये ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए होगा ऐसे क्वेश्चनों में, है ना। यदि वाला जो कंडीशन आया इसी को पहले हम लोग सुलझा लेते हैं, ये वाला टर्म को, है ना, तो एक वैल्यू तो q निकल जाएगा ना, फिर उसके बाद p के बारे में सोचेंगे क्या होना चाहिए, है ना। अगर हम बात करें बाबू 13q7 11 से विभाजित है, किससे विभाजित है 11 से। आपको ऑलरेडी मैं 11 का विभाजता का नियम पढ़ा चुका हूँ, अल्टरनेट वाले प्लेस का सम का डिफरेंस। अल्टरनेट वाले प्लेस देखा जाए तो 7 3 10 होता है और q + 1 होता है, तो 7 और 3 कितना हो गया बाबू 10, और अल्टरनेट में q + 1 है, 10 - q + 1 बराबर 0 हो तो हो ही जाएगा, है ना। 0 होता है या 11 या 11 का मल्टीपल, तो 0 से ही काम चल जाएगा, क्योंकि 10 में से 10 बड़ी संख्या, उसमें से कुछ घटाएंगे तो 0 ही आने की संभावना, 11 तो आने की संभावना है नहीं। तो 10 बराबर q + 1
तो Q बराबर कितना हो गया बाबू 9। तो एक वैल्यू तो पता चल गया गुरुजी 9 होगा, Q की वैल्यू कितना होगा 9। तो देखो इतना तो कन्फर्म है कि ये आंसर और ये आंसर नहीं होगा, है ना। दो ही आंसर की संभावना है। Q अगर 9 निकाल लिए तो अब बोलेंगे क्यों, हम बोलेंगे कि सर P का जो भी वैल्यू आएगा ना ये डिजिट है, तो P डिजिट है तो कभी बीच में संख्या के बीच में निगेटिव टर्म लिखा देखे हो 4 - 2 3 ऐसे करके, कुछ ऐसा नहीं होता बाबू। जब भी आएगा P का वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा, तो आंसर आइदर 10 और 20 होगा बाबू, है ना। अब कौन सा आंसर होगा इसके निकालने के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो 4P3 में हमको जोड़ना है 984, 9 8 4। तो जो प्राप्त होने वाला है बाबू, है ना 13Q7, 13, है ना, सामने सामने लिखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा बाबू, है ना। 13Q7 प्राप्त होगा, है ना। चलिए कोई नहीं, ठीक 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 ठीक, पूरा क्लीन हो जाएगा ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्या प्राप्त होगा 7Q13, है ना। अब बाबू Q के जगह हमने क्या निकाला है लिख देते हैं, Q के जगह क्या 9, क्या निकाले हैं 9, है ना। तो अब ध्यान से देखेंगे तो 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब P में 8 जोड़ने पे 9 आ रहा है, P में 8 जोड़ने पर क्या आ रहा है 9। तो P का वैल्यू देखिए 8 में कितना आप जोड़ें कि 9 हो जाए, सीधा सीधी, है ना। तो बोलेंगे गुरुजी और सिंगल डिजिट P तो सिंगल डिजिट ही है, मतलब एक ही डिजिट में P, तो मात्र एक ही विकल्प बचता है गुरुजी कि अगर हम 8 में 1 जोड़ेंगे तभी 9 आएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे तभी क्या आएगा 9 आएगा, और 4 9 क्या है इधर 13 है। तो P की वैल्यू कितना होगा ये 1, P की वैल्यू कितना हो गया 1, तो 1 + 9 कितना 10। तो थोड़ा सा इसमें मैंने टाइम लेके समझाया है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं। आई होप सब बढ़िया होगा, सब चंगा होगा आपके लिए, है ना। हाँ देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन करवा ही देते हैं, बीच में आ गया तो। 20 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी, बड़ा आसान। देखिए आप लोग के पास दीवाल घड़ी होगा और पूरा अगर 12 घंटा घूमता है दीवाल घड़ी में, है ना, कितना घंटा घूमता है 12 घंटा, तो 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाता है, कितना बनाता है बाबू 360 डिग्री, है ना। घंटे की सुई कितनी डिग्री घूमेगी, तो हम बोलेंगे गुरुजी ऐसा है कि आप घबराइए मत, हाँ 12 घंटे में कितना डिग्री घूमती है 360 डिग्री, है ना। 12 घंटे में कितना घूमती है 360 डिग्री। तो 1 घंटे में घूमेगी गुरुजी 12 × 36 30 डिग्री, 1 घंटे में कितना घूमेगी 30 डिग्री। और बाबू आपको मिनट में निकालना है, किस में निकालना है मिनट में, कि 20 मिनट क्या आपको दिया गया है 20 मिनट। हम बोलेंगे गुरुजी 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, कितना मिनट होता है 60, यानी कि 60 मिनट में अगर घूम रही है बाबू 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, तो 30/60, तो 20 मिनट में कितना, एक नियम से ये 1/2 था बाबू, तो 1/2 इंटू कितना 20 बराबर कितना 10 डिग्री। आप ध्यान भी रख सकते हैं कि गुरुजी 1 मिनट में जो घूमेगी आधा मिनट, 1/2 मतलब क्या आधा मिनट, तो 20 मिनट में क्या 10 डिग्री घूमेगी, आधा मिनट नहीं आधा डिग्री 1/2 डिग्री, तो 20 मिनट में क्या 1/2 इंटू 20 बराबर कितना 10, तो 10 डिग्री आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप ये आसान प्रश्न था, ये आप बना लेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू, है ना। 31 नंबर, यदि एक संख्या तथा उसके 2/3 का योग 90 है तो बड़ी संख्या क्या है। हाँ आसानी क्वेश्चन है, ज़्यादा आपको चिंता नहीं करना है ऐसे क्वेश्चनों में, एकदम आराम से एकदम पेन को टिका के बनाना है। गुरुजी किसी संख्या और उसका 2/3, तो मान लेते हैं संख्या है बाबू x और उसका 2/3 2xy3, है ना, का योग कितना है 90। हम एलसीएम लेंगे तो 3x, है ना, 3 एलसीएम होगा और मल्टीप्लाई करके 3x + 2x कितना 5xy कितना हो जाएगा
3 बराबर कितना बाबू 90, 18 5 90, x बराबर कितना 18 3 54। तो क्या पूछा है, संख्या बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या बाबू तो x ही है, ये 2x छोटी संख्या ये है ना, ये बिग संख्या बाबू ये क्या है स्मॉल नंबर, क्योंकि 2/3 छोटी संख्या ही होगी, किसी भी चीज़ का 2/3। अगर न्यूमरेटर अगर छोटा गया डिनोमिनेटर से तो वो संख्या छोटी ही बनेगी, है ना। तो कितना हो जाएगा 54, है ना। फटाफट करते हैं हम लोग ज़्यादा समय बिना गवाए हुए। यदि एक वर्ग की लंबाई में 1% की त्रुटि की जाए तब क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो देखिए बाबू, त्रुटि का मतलब ये होता है कि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, तो दोनों केस को समझना पड़ेगा और दोनों केस में आंसर उतना ही आएगा। देखिए अगर हम बढ़ा हुआ घटा हुआ दोनों चीज़ों को अगर हम कंसीडर करें, है ना, और सक्सेसिव फॉर्मूला के द्वारा ही बनाए, रेशियो वगैरह पे ज़्यादा स्टाइल नहीं मारना है ना। बहुत लोग जो है ना रेशियो वगैरह सोच के स्टाइल मारता है, ज़्यादा स्टाइल मारने की ज़रूरत नहीं है। जितना जैसा देश वैसा भेष, जैसा एग्जाम है वैसा, है ना। अभी कुछ दिन में होने वाला है एग्जाम, है ना, रेलवे के लिए, तो उसके लिए भेष अलग बनाएंगे हम, है ना। फिर SSC CGL का एग्ज़ाम होगा, उसके लिए भेष हम अलग बनाएंगे। फिर बैंक का एग्ज़ाम होगा, उसके लिए भेष अलग बनाएंगे, है ना। जैसा देश वैसा भेष। हाँ, ये आप नहीं सोचिए कि हम दरोगा के लिए अगर आपको करवा रहे हैं ना तो मतलब सबका एक ही तरीका होगा, नहीं। आपके लिए सूटेबल चीज़ क्या होगा, जैसा एग्जाम में है, जैसा डिमांड है वैसा ही काम करें। हाँ, तो मैंने बताया कि त्रुटि का मतलब कि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो पहला वाला केस में अगर बढ़ा हुआ बात करें, क्या बात करें बाबू, बढ़ा हुआ, तो अगर वर्ग की लंबाई बढ़े, मतलब भुजा की लंबाई बढ़े, तो क्षेत्रफल बताएं a² होता है, यानी कि 2 बार आपको 2 बार वाला फॉर्मूला जो है ना, क्या होता है x + y + xy क्या 100। अगर त्रुटि में मान लें कि कमा है तो -x -y माइनस इंटू माइनस क्या प्लस xy क्या 100। अब बोले कि यस। अगर आप बात करें बाबू पहले वाला केस में, है ना, तो 1% का है तो 1 + 1 + 1 इंटू 1 बटे क्या 100। तो 1 कितना हो गया बाबू 2, और ये 0.01%। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो -1 -1 -2, है ना, प्लस 1 इंटू 1 बटे 100, तो -2 हो गया बाबू, और ये प्लस कितना 0.01। तो देखिए दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है, दोनों के अगर आंसर की बात किया जाए तो 0.01 का, और कोई वैसा ऑप्शन में है नहीं, यानी कि एग्जामिनर ने ऐसा किया है कि ये 0.01 वाला जो दोनों में नेगलेक्ट करके लिया है। क्या लिया बाबू, नेगलेक्ट कर लिया। या तो 2% कमेगा या तो 2% बढ़ेगा, यानी कि त्रुटि कितना होगा बाबू 2% का। मतलब 0.01 को वैल्यू नहीं दिया। 0.0 मतलब 1 का 100वां भाग, क्या करके जानोगे, है ना, मत जानो। SI का एग्जाम है ना, उतना छोटा ऐसा थोड़े कि तुमको ज़मीन का डिस्प्यूट समझ करना है यार, तो घबराओ नहीं, है ना। तो समझ लिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन बाबू ध्यान से समझिएगा, है ना, और देख लीजिए, पढ़ लीजिए। एक कार की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा बस उससे 40 मीटर आगे है। बहुत बढ़िया। यदि कार 20 सेकंड में बस को 60 मीटर पीछे कर देती है ना, बस को 60 मीटर पीछे कर देती है, तो बस की चाल क्या है ना। देखिए दिस इज द परफेक्ट क्वेश्चन फॉर रिलेटिव स्पीड, है ना। रिलेटिव स्पीड का ये परफेक्ट क्वेश्चन है। हम एक ही बात बोले, है ना, कि कैसा भी क्वेश्चन है ना, आपको टाइम एंड डिस्टेंस से पानी में चले, हवा में चले, आग में चले, है ना, आसमान में चले, दूसरे गोला में चले, फॉर्मूला एक ही काम करेगा, है ना बाबू। क्या फॉर्मूला काम करेगा, तो हम बोलेंगे गुरुजी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम जानते हैं, आप अपने वीडियो में बताए हैं। हम बोलेंगे अच्छा ऐसा है, मैंने बताया है। हम बोलेंगे डिस्टेंस बराबर होता है गुरुजी स्पीड टू टाइम, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगने वाला है। आप अक्सर गांव से आते होंगे या कहीं जाते होंगे, अगर आप कार में बैठे हैं तो जब बस आपकी आगे रहती है
तो आपकी चेष्टा हमेशा होती है कि जितना जल्दी बस को ओवरटेक करके हम आगे निकल जाए, नहीं तो बस वाला हमको झेलाते रहेगा। तो वही चीज़ है बाबू। तो देखिए पहला सिचुएशन में ये है कि कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, मतलब कार का स्पीड ज़्यादा है, ये बात तो कन्फर्म है, तभी ओवरटेक करके आगे जाएगी। तथा एक बस उससे 40 मीटर आगे, मतलब बस कितना आगे, 40 मीटर, कार 40 मीटर पीछे हुआ, बस अगर आगे है तो कार कितना हुआ, 40 मीटर पीछे। और रिलेटिव स्पीड के द्वारा 20 सेकंड में 60 मीटर आगे जाना है। यानी कि रिलेटिव स्पीड के द्वारा पहले तो वो 40 मीटर का गैप को ऐसे धप्पो टाइप के आप लोग पढ़ते होंगे गांव में, है ना, जा रहा पीछे से धप्पो मार ले, तो 40 मीटर से धप्पो मारेगा और 60 मीटर से आगे निकलेगा। यानी कि रिलेटिव स्पीड के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है इन दोनों के बीच में 40 + 60 कितना, 100 मीटर। हम बोले कि हमेशा डिस्टेंस ऐड होगा, तो क्या हो गया बाबू, 100 मीटर। कितना मीटर हो गया, 100 मीटर। रिलेटिव स्पीड में आपको ऑलरेडी बोल चुके हैं कि कार की स्पीड ज़्यादा है और सेम डायरेक्शन में बाबू, तो 36 माइनस कार की स्पीड को x मान लो, है ना, x किलोमीटर प्रति घंटा मानो, क्योंकि आंसर हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो ये बस का स्पीड हो गया कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। ठीक है, रिलेटिव स्पीड माइनस होगा सेम डायरेक्शन के लिए, अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या होगा, प्लस होगा। ठीक, कितने सेकंड में, तो ये पहले 5/18 से गुना कर दीजिए बाबू, मीटर पर सेकंड में, और कितने सेकंड में, 20 सेकंड में, इंटू कितना, 20 सेकंड। इतना अगर आपको लिखने आ गया है ना, तो डिस्टेंस बाय स्पीड इंटू टाइम आपको मज़ा आ जाएगा। आप बोलेंगे यस सर मज़ा तो आया से भी आएगा ही, है ना। तो देखो बाबू 20 × 25 100 होता है, 20 × 25 100 गुना करें, 100 क्या हो गया, कैंसिल। तिरछा गुना करेंगे तो 18 = 36 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो x बराबर बाबू 36 माइनस 18 कितना होता है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत लोग को ये भी कन्फ्यूजन है कि आप 5/18 से गुना किए तब भी ये किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे आएगा। तो देखो बाबू ये मीटर पर सेकंड है और ये सेकंड है, सेकंड से सेकंड कैंसिल होगा, मीटर से मीटर कैंसिल होगा, कोई भी यूनिट बचने वाला नहीं है ना, कोई भी यूनिट बचने वाला नहीं है। यानी कि x की जो वैल्यू जो फॉर्म में आप माने हैं उसी फॉर्म में आंसर आएगा, उसी फॉर्म में क्या आएगा, आंसर आएगा, है ना। अगर इस बात को फिर से मैं समझा दूं तो ऐसे समझाता हूँ, ये मीटर है और ये मीटर पर सेकंड हुआ, तो मीटर क्या हो गया, कैंसिल। ये 20 सेकंड है, सेकंड क्या हो गया, कैंसिल हो गया, सारा यूनिट खत्म हो गया, सारा यूनिट क्या हो गया, खत्म हो गया। जो x की जो माने है वही वैल्यू रहेगा। x एक ऐसा क्वांटिटी है जिस फॉर्म में मान लिए वैसे ही उसी फॉर्म में आंसर आएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं चीज़ों को। आई होप ये बातें आपको समझ में आया होगा, है ना। आइए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। चलिए ये क्वेश्चन एक सीरीज टाइप का क्वेश्चन है ना। y = x - x² + x³ - x4 प्लस ऐसे करते हुए इनफाइनाइट तक है बाबू। तो x का मान क्या होगा, देखिए आप देखेंगे तो जो दो टर्म के ऑब्जर्व करें अगर, है ना, तो कुछ ना कुछ मतलब मल्टीप्लाई हुआ है ना, इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें भी मल्टीप्लाई, और एक फिक्स क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी कि अगर बचपन में अगर थोड़ा सा अगर आप जाएं, थोड़ा सा डिटेल में ही समझाता हूँ, जीपी का कंसेप्ट है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी। ध्यान समझिएगा, अगर कोई टर्म ए से स्टार्ट हो और उसमें कोई भी कॉमन रेशियो AR गुना हो जाए और फिर वही रेशियो फिर से गुना हो जाए AR² फिर AR³, है ना, ऐसे करते हुए बाबू इनफाइनाइट तक जाए, किस में जाए, इनफाइनाइट। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं, पहला पद। अच्छा बाबू दोनों टर्म हर एक दो कंजिक्यूटिव टर्म में कितना से गुना हुआ है, कितना से गुना हुआ। अब देखेंगे कि इसमें R से गुना हुआ है, इसमें भी AR में गुना करेंगे R से तो R² बनेगा। तो अब देखेंगे कि RR से गुना होते जा रहा है, या दो कंजिक्यूटिव टर्म में अगला टर्म और पिछला टर्म को अगर डिवाइड करें AR/A करें तब भी R ही आएगा। तो इसको बोला जाता है कॉमन रेशियो बोला जाता है। क्या बोला जाता है बाबू, कॉमन रेशियो बोला जाता है। कॉमन रेशियो निकालते हैं कैसे, है ना, A2/A1 मतलब दूसरा टर्म बटे पहला टर्म, है ना। तो आप देखेंगे कि AR था दूसरा टर्म और पहला टर्म क्या बाबू, A कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, R हो गया। इंटरेस्टिंग ये बात है कि तीसरा बटा दूसरा भी करेंगे तभी R ही आएगा, है ना। तो अगर ऐसा सीरीज हो और इसका सम चाहिए, क्या चाहिए, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, तो ये होता है बाबू A/1 - R। क्या होता है बाबू, A/1 क्या होता है, R। A/1 - R होता है। इनफाइनाइट टर्म ना हो तब फॉर्मूला क्या होता है,
तो बाबू उसका चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल में ये फॉर्मेट आप जान लें, है ना। और ये फॉर्मेट अगर आप जान गए बाबू तो मैं क्वेश्चन अब बता देता हूँ। क्वेश्चन इस तरीके से बाबू कि अगर पहला टर्म x है और दूसरा टर्म माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो हम लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक्स रेशियो निकालने के लिए। और आप ये पाएंगे कि x कैंसिल हो गया, है ना, और ये बचा क्या, माइनस एक्स। यानी कॉमन रेशियो की वैल्यू कितना है, माइनस एक्स। ठीक है, पहला टर्म की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म। तो बोलेंगे गुरुजी आपने बताया पहला मतलब पहला, तो ये कितना है, x। अब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म के बारे में बताए हैं, a बटा 1 माइनस आर बताएं कि नहीं। हम बोलेंगे यस बताए हैं। तो हम बोलेंगे गुरुजी जब बताए ही हैं आप तो आपको घबराना नहीं है, आप सॉल्व कर दीजिए। हम बोलेंगे कि ऐसा है कि इनफाइनाइट टर्म का जो सम है वो तो दिया गया है y, है ना। तो हम लिख सकते हैं गुरुजी y बराबर a की वैल्यू x है ना, a की वैल्यू कितना है x, और 1 माइनस आर करेंगे तो माइनस आर करेंगे तो, और ये माइनस एक्स है तो माइनस एक्स और माइनस प्लस क्या प्लस। तो ये टर्म एक्चुअल में आ रहा है गुरुजी y इक्वल टू एक्स प्लस 1y x। लेकिन आपसे पूछ रहा है y के फॉर्म में पूछ रहा है, x का मान, x बराबर वाट। तो देखिए आपके पास सीधा सीधा हिसाब किताब है ना, गुना फुना करके ले ही आइएगा। लेकिन तब भी मैं कर देता हूँ, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए गुरुजी तो हम बोलेंगे y इंटू 1y प्लस क्या हो जाएगा yx, और इधर कुछ नहीं है तो x हो जाएगा। अच्छा y को इधर ही रहने दें, है ना, क्योंकि हमको निकालना है y के टर्म में, या हाँ y को इधर ही रहने दें प्लस, और yx को अगर उधर लेकर चल जाए बाबू, yx को कहाँ लेकर चल जाएंगे, उधर लेकर चल जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, आपके लिए धीरे धीरे बता रहे हैं बालक, धीरे धीरे आप ही के लिए बता रहे हैं ना। हम बोलेंगे कि गुरुजी क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है y इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स। हम बोलेंगे क्यों नहीं लिख सकते हो बचवा, लिखो, और यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस वाई हो जाएगा, है ना। तो अब पता चला गुरुजी y इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस वाई है ना। अगर हम x निकालें, x को इधर ही रहने दें और ये y इधर है तो 1 माइनस वाई डिवाइड में आएगा कि नहीं। आप बोलेंगे यस सर आएगा, 1 माइनस वाई डिवाइडेड वाई हो जाएगा कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, y बटा 1 माइनस वाई। आई होप इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, है ना। जीपी का जब भी आता है कंसेप्ट तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा, है ना। सो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं बिल्कुल हट जाता हूँ, है ना। अब इतना देर में स्क्रीनशॉट पक्का ले लेंगे। चलिए बाबू, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ही है ये पार्ट 2 का। पार्ट 3 में 30 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, तब तक वीडियो को शेयर करते रहिए, है ना। हमें भी पता चले, है ना, कि मैं भी आपके लिए यूजफुल हूँ और आपके ऑनलाइन सोसाइटी में मैं भी एडजस्ट हो सकूँ, है ना। तो ज़रूर वीडियो को फैलाएं, है ना। अगर आपको पसंद आता है तो, नहीं पसंद आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए एक ही आदमी से बहुत लोग प्यार करते हैं, बहुत लोग नफरत करते हैं। अगर मैं भी ऑनलाइन दुनिया में आया हूँ, है ना, तो मेरे से भी बहुत लोग प्यार करेंगे, बहुत लोग नफरत करेंगे, है ना। तो आई डोंट केयर, है ना। लेकिन जिनको अच्छा लग रहा है ज़रूर दोस्तों को सजेस्ट करें, सजेशन करें, और हमें यूट्यूब पे कमेंट भी करें, है ना, जिससे मैं और चीज़ों को इम्प्रूव कर सकूँ, है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं बालक, और लास्ट क्वेश्चन ही है कि यदि एक पेड़ की छाया उसकी लंबाई का √3 गुना है ना। तो देखिए जब भी इस तरीके से खड़ा पेड़ होता है तो छाया जब भी बनती है तो धरातल पे बनती है। कहाँ पे बनती है, धरातल पे, है ना। हाँ, तो बोला गया है कि छाया जो है √3 गुना लंबाई का। मान लेते लंबाई अगर 1 है बाबू तो उसका √3 गुना करेंगे तो 1/√3 आएगा। और ये आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना, कि ये आपका एडजेसेंट एंगल ये आधार है, तो इसके बगल में जो कोण बनेगा थीटा बनेगा एडजेसेंट एंगल, है ना। अगर थीटा के सामने 1 है बाबू, है ना, और ये वाला एंगल अगर ये वाला के सामने कितना है, √3 है, तो हम ऑलरेडी बताए हैं कि जिससे अगर थीटा, अगर हम लोग इसको ऑब्जर्व करें इस थीटा के बारे में, तो ये थीटा के सामने अगर 1 है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। अगर थीटा के सामने अगर 60 डिग्री होता, कितना होता, 60 डिग्री, सॉरी, थीटा के सामने अगर √3 होता तो 60 डिग्री हो जाता। 1 है तो बाबू कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये हम लोग को पता है। या अगर ये कंसेप्ट नहीं जानते, मेरा वीडियो नहीं देखे, तो डायरेक्टली बोलेंगे गुरुजी tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। अपने पास दोनों उपाय है, लंब बटा क्या आधार। तो थीटा के सामने वाले को लंब बोलते हैं और ये कितना आधार।
तो tan थीटा 1/√3, तो थीटा बराबर बाबू 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर ही 1/√3 होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर 30 डिग्री। तो आई होप यहाँ तक आपको मज़ा आया होगा, है ना, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से आप प्यार देते रहें, है ना, आप अपना एग्ज़ाम निकाल लें और निकालने के बाद, है ना, जो खुशी होगी आपके चेहरे पे, है ना, उसका रिफ्लेक्शन मेरे चेहरे पे होगा, है ना। तो जय हिंद, जय भारत, है ना, टेक केयर।